हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जीआईजीएल का अपना नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीआईजीएल के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 70। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का, क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजैक्शंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेबल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज या अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, उनको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड की बात करूं, अगर मॉडर्न टाइम की बात करूं, आज के टाइम पे बेसिकली ई कॉमर्स कितना पॉपुलर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कह लो या ई कॉमर्स कह लो, आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है बहुत ही पॉपुलर है। और इसको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए आईटी एक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया, तभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसी। आईटी एक्ट क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आईटी एक्ट हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट। It also amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act, Bankeries Book Evidence Act and Reserve Bank of India, so has to bring in electronic documentation within the purview of respective amendment. तो मतलब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, to give the legal recognition to the transaction carried out by means of electronic communications, by means of electronic data interchange, by means of electronic commerce. It helped the filing of document with the government agency. Document or transaction to which the act shall not apply. आईटी जो ये आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट ये किन पे एप्लीकेबल नहीं होता। जो ये आईटी एक्ट है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक, अदर देन चेक।
चेक को छोड़ के बाकी जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको डिफाइन किया गया है in the section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जिसको डिफाइन किया गया है उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अदर देन चेक उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा ये एप्लीकेबल नहीं होता पावर ऑफ अटॉर्नी पे। दूसरा किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको डिफाइन किया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट सेक्शन 1A ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882। तीसरा ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? ट्रस्ट हैज डिफाइंड इन सेक्शन 3। तीसरा ये ट्रस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। ट्रस्ट हैज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 of the Indian Trust Act, Indian Trust Act 1882। और किन पे एप्लीकेबल नहीं होता? A will has defined, ये will पे एप्लीकेबल नहीं होता। A will has defined in clause H of section 2 of the Indian Succession Act 1925। ये विल पे एप्लीकेबल नहीं होता, जिसको इंडियन सक्सेशन एक्ट में बता रखा है। ट्रस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता, पावर ऑफ अटॉर्नी पे एप्लीकेबल नहीं होता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक उस पे एप्लीकेबल नहीं होता, और एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और परचेज, सेल और परचेज और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब आगे हमारे पास आता है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर is recognized as valid method of authentication of document। इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ऑथेंटिकेशन करना, डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर, बाय अ सब्सक्राइबर। किसी सब्सक्राइबर के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिक करना, साइन करना, क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नेचर। Digital signature is a recognized method. It is a recognized method. It is a recognized method of authentication. It is a recognized method of authentication. Authentication is to be effected by use of symmetric crypto system and hash function। इसको मतलब जो
ऑथेंटिकेशन है इसको इफेक्टिव कैसे किया जाता है? द ऑथेंटिकेशन इज टू बी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ सिमेट्रिक सिस्टम, symmetric crypto system and hash function which envelop and transform electronic record into another electronic record. Verification of electronic record is done by use of public key of the subscriber. यहाँ पे क्या होता है कि जो एक पब्लिक की ऑफ सब्सक्राइबर होता है, जो वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको किस तरह से किया जाता है? उसको एक पब्लिक की ऑफ सब्सक्राइबर के द्वारा यूज करके उसको वेरिफिकेशन किया जाता है. द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक टू सब्सक्राइबर एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फंक्शनिंग की पेयर. Section 3A deal with the electronic signature. Section 3A provides that notwithstanding anything contained in Section 3, subsection 1, but subject to the provision of subsection 2, the subscriber may authenticate any record by such electronic signature or electronic authentication technique. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है. क्लियर? अब क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं. एक ऐसी टेक्निक होती है which is considerable, reliable and may be specified in the second schedule. जिसको स्पेसिफाई किया गया है सेकंड शेड्यूल के अंदर. आगे बात करते हैं. तो समझ आ गया डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ऑथेंटिकेशन ऑफ वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वो टेक्निक जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ अबव एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक authentication technique shall be considered reliable if the signature creation data or authentication data are within the context in which they are used. Linked to signatory or as the case may be authenticator, linked to authenticator and not to other person. ये कहना चाह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर करते टाइम कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बात हमें पता होनी चाहिए. भाई कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कब हम कहेंगे कि कोई भी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी कंसीडरेबल रिलायबल. हम किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को रिलायबल कब कहेंगे? कब कहेंगे उसको? पहला कि जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है, जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है या फिर जो ऑथेंटिकेशन डाटा है आर विद इन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड. मतलब जिस पर्पस के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर रहे हो, है ना, तो उसी पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो. और जो सिग्नेटरी है, जो आप जो ऑथेंटिकेटर, जो आप सिग्नेटरी है एंड लिंक टू द सिग्नेटरी, जो सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है या ऑथेंटिकेशन डाटा है कि जिस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए आप उसे यूज कर रहे हो. और जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है वो लिंक करता है सिग्नेटरी से. भाई जो ऑथोराइज है साइन करने के लिए वही उसको क्या करे? साइन करे. या लिंक टू द ऑथेंटिकेटर, नॉट टू द अदर पर्सन. मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर करने वाला पर्सन है वो सेम वही होना चाहिए जिसको ऑथोराइज किया गया है, कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए. The signature creation data or authentication data were at the time of signing under the control of signatory.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई, कई बार देखा गया है कि भाई डिजिटल सिग्नेचर, दो सिचुएशंस होती हैं। मान लो डिजिटल सिग्नेचर तो है, डिजिटल सिग्नेचर तो मान लो है मिस्टर ए का, लेकिन उस सिग्नेचर का यूज कोई और कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो आपका सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है, जो ऑथेंटिकेशन डाटा है, वो सिग्नेटरी के कंट्रोल में होना चाहिए, और ऐसा केस में ऑथेंटिकेटर किसी दूसरे पर्सन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तीसरा, एनी अल्टरेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डाटा may be made after affixing such signature is detectable। कोई भी अल्टरेशन है टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर made after affixing such signature is detectable। Any alteration to the information made after authentication by इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। भाई कोई भी अल्टरेशन सिग्नेचर को अफिक्स करने के बाद, या किसी इंफॉर्मेशन में अल्टरेशन की गई है, किसी सिग्नेचर को फिक्स करने के बाद, डिजिटल सिग्नेचर को लगाने के बाद, तो वो क्या होनी चाहिए, वो डिटेक्टेबल होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इट फुलफिल सच अदर कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आपकी ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो हम कहेंगे कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो क्या है, रिलायबल है। आपका वो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, रिलायबल है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होती है, व्हाट इज ई गवर्नेंस? ये हमने कंपनी लॉ वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम एमसी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? ई गवर्नेंस भी बोलते हैं जिसको, ई गवर्नेंस। E-governance. E-governance, the act grant legal recognition to the electronic record by laying down that where information and any other matter is to be in। ये कहना चाह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने रिकॉग्निशन दी है। किसको? इसको रिकॉग्निशन दी है, किसको? द एक्ट ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसको दी है? टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अब रिकॉग्निशन मिल गई है बाय लेइंग डाउन दैट वेयर इंफॉर्मेशन और अदर मैटर इज टू बी इन राइटिंग, टाइप राइटिंग फॉर्म, प्रिंट फॉर्म, देन सच रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी मैटर है, अगर वो राइटिंग में है या टाइप राइटिंग फॉर्म में है, टाइप राइटिंग फॉर्म में है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट फॉर्म में है, देन सच रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड इफ सच इंफॉर्मेशन मैटर इज renderable, made available, rendered or made available in the electronic form and accessible so has to be used for the subsequent reference। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अगर वो असेसेबल है और सब्सिक्वेंट यूज के लिए आप उसको रेफर कर रहे हैं, सो हैज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। अगर कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो रिटन में थी, टाइप रिटन फॉर्म में थी, प्रिंट फॉर्म में थी, है ना, और वो इंफॉर्मेशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है और कोई भी यूजेबल है फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस के थ्रू, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। द एक्ट ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय लेइंग डाउन दैट वेयर information or any matter is to be in written, type written form,
print form, then such requirement is satisfied if such information or matter is rendered or made available in the electronic form and accessible so as to be used for the subsequent method. तो वहां पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल यहाँ पर चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होती है कि द एक्ट ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ले डाउन दैट वेयर इंफॉर्मेशन, कि जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन में है, टाइप रिटन फॉर्म में है, प्रिंट फॉर्म में है, और जो कि रेंडर्ड एंड मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और असेसिबल है और उसको यूज कर सकते हो आप सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए, तो वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेगा। वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस क्या होती है, अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शन सेक्शन 4 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रैक्टिकली इक्वेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद मैनुअल और टाइप और प्रिंटेड रिकॉर्ड। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद मैनुअल और टाइप और प्रिंटेड रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस किस तरह से हो सकते हैं। आपका कोई भी मैनुअल रिकॉर्ड या फिर टाइप रिकॉर्ड या फिर कोई प्रिंटेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, प्रिंटेड रिकॉर्ड। ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 5 डील विद द रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 5 डील करता है, सेक्शन 4 डील करता है किससे, इट डील विद द रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 5 डील करता है रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। It states that where any law provides that information or the matter shall be authenticated by affixing the signature or any document shall be signed or bear the signature of person, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if information or matter authenticated by means of electronic signature affixed in such a manner has been prescribed by the central government. वही जो सेक्शन 4 है, देखो सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 4 बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 4 बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और सेक्शन 5 बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी भी एक्ट के अंदर ये सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि भाई सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन है, स्टेट दैट सेक्शन 5 रिकॉग्नाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को। It states that where any law provide information, it states that where any law provide information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature.
हाँ जी, बात करते हैं। सेक्शन 5 डील विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। हाँ, it states that where any law provide that information or any matter shall be authenticated। जहाँ पर लॉ ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी मैटर वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा बाय अफिक्सिंग द सिग्नेचर, या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए और बियर करना चाहिए सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, देन notwithstanding anything contained in such law, requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by। अगर notwithstanding anything contained in such law, किसी भी लॉ, इस लॉ में कुछ भी लिखा है वो गया बाद में, भाई रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू बी, रिक्वायरमेंट हम मान के ये चलेंगे सिग्नेचर से रिलेटेड, हम रिक्वायरमेंट को ये मान के चलेंगे कि सेटिस्फाई हो चुकी है अगर सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज ऑथेंटिकेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर वो इंफॉर्मेशन और मैटर ऑथेंटिकेट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफेक्ट्स करके, अफिक्स करके। In such manner has been prescribed by the central government. In such manner has may be prescribed by the central government. It may be noted that signed with it is grammatical variation or permanent expression shall begin with reference to a person means affixing of his handwritten signature or any mark or any document or expression signature shall be construed accordingly। और यहाँ पे साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है अफिक्स करना हैंड रिटन सिग्नेचर, कोई भी मार्क्स, कोई भी डॉक्यूमेंट, कि कोई भी मार्क्स ऑन एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन, सिग्नेचर शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, तो उसको सिग्नेचर माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया कि भाई ये सेक्शन 5 में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी, कि भाई अगर किसी लॉ के अंदर ये लिखा गया है कि अफिक्सिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैटर जो है वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा सिग्नेचर के द्वारा, तो उसके अंदर अगर किसी पर्सन ने डिजिटल सिग्नेचर भी लगाए हैं तो हम मान के चलेंगे ये कि भाई उसने सिग्नेचर वाली जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दिया है। आगे बात करते हैं पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है। अबव प्रोविजन आर प्राइमरी इंटेंडेड फॉर प्राइवेट ट्रांजैक्शन। जो ये अबव प्रोविजन थे सेक्शन 4 सेक्शन 5, दिस इज फॉर प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन। अब पब्लिक रिकॉर्ड के लिए क्या प्रोविजंस है? The above provisions are primarily for private transaction. The Act then proceed to bring in the regime of electronic record, electronic signature in public record by making an। अब पब्लिक रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस तरह से होते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड अबव प्रोविजन आर प्राइमरी इंटेंडेड फॉर, जो ये सेक्शन 4 था सेक्शन 5 था, ये किसके लिए था? दीज आर फॉर प्राइवेट ट्रांजैक्शन। अब ये पब्लिक रिकॉर्ड पे अगर सिग्नेचर होना है तो उसके लिए किस तरह से सिग्नेचर हो सकते हैं वो बात करते हैं। अब पब्लिक रिकॉर्ड पे अगर कोई सिग्नेचर होने हैं तो आप कैसे कर सकते हो? द एक्ट देन प्रोसीड to bring in regime the electronic record and electronic signature in public record by making an analogous provision which grant recognition to the electronic record and electronic signatures, electronic record signature in case where the law provide for the filing of form, application or document with government office or agency, grant of any license, permit, etc., the receipt of payment of money in a particular manner। अब पब्लिक रिकॉर्ड क्या हो सकते हैं? मान लो आपको गवर्नमेंट में ऑनलाइन कोई फॉर्म फाइल करना है, वहां पे आपको, तो वहां पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हो। कोई भी लाइसेंस लेना है, परमिट करना है, कोई भी वहां पे भी डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अब वो रिकॉग्नाइज किया गया है डिजिटल सिग्नेचर्स को। कोई भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के केस में
वहां पे भी डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज किया गया है। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब हमारे पास आता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक records. The central government is required by the act, the central government is required by the act to prescribe the security procedure for the electronic record. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोसीजर प्रोवाइड कर रखा है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। हैविंग रिगार्ड टू द कमर्शियल सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट अ टाइम व्हेन द प्रोसीजर इज यूज्ड, when procedure has been applied in electronic record at a specific point of time, then such record is deemed to be secure electronic record from such point of time to the time of verification। कि भाई गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। समझ आ गई? और जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर जब ये सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तब इसको बोला जाता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफ, और किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब बोलेंगे? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तब बोला जाता है द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा एट द टाइम ऑफ अफिक्सिंग वाज अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी। जब जो सिग्नेचर कंट्रोल डाटा है वो एट द टाइम ऑफ अफिक्सिंग सिग्नेचर पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है? सिग्नेटरी के कंट्रोल में, एंड नो अदर पर्सन, एंड द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वाज stored and affixed in such exclusive manner has been prescribed। अब हमारे पास आता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी, the act contain detailed provisions as to certify authority. Certify authority is expected to reliably identify person applying for signature key certificate। मतलब सर्टिफाई अथॉरिटी का काम क्या होता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती है? सर्टिफाई अथॉरिटी रिलायबली आइडेंटिफाई करती है, रिलायबली आइडेंटिफाई करती हैं पर्सन अप्लाई फॉर, पर्सन अप्लाइंग फॉर सिग्नेचर की सर्टिफिकेट, reliably verify their legal capacity and confirm the attribution of a journal signature key and identify physical person by means of signature key certificate। ये कहना चाह रहा है कि जो सर्टिफाई अथॉरिटी है वो आइडेंटिफाई करती है पर्सन को जो अप्लाई करता है किसको? सिग्नेचर की सर्टिफिकेट के लिए, उनकी लीगल कैपेसिटी को वेरीफाई करती है, कंफर्म करती है एट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सिग्नेचर की, आइडेंटिफाई करती है फिजिकल पर्संस को बाय मींस ऑफ सिग्नेचर की। टू रेगुलेट द सर्टिफाइड अथॉरिटी देयर इज अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी। क्लियर है? तो भाई जो सर्टिफाइड अथॉरिटी का काम क्या है? आइडेंटिफाई करना पर्सन को जो अप्लाई कर रहा है सिग्नेचर की सर्टिफिकेट की, भाई हाँ जो सिग्नेचर की सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा है
एक्चुअल में वो वही पर्सन उसकी लीगल कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना और उसकी आइडेंटिफाई करना कि फिजिकली भी वही पर्सन है या नहीं है। मान लो मिस्टर ए की आईडी प्रूफ देके आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अप्लाई करने वाला पर्सन दूसरा है, तो उस चीज में सर्टिफाइड अथॉरिटी रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह लो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह लो, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह लो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह लो। Procedure for obtaining the electronic signature certificate. Any person may make an application in prescribed form to the certified authority for the issue of इलेक्ट्रॉनिक कह लो या डिजिटल कह लो, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन ले सकता है, सर्टिफाइड अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा सकता है, किस चीज के लिए? फॉर द इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। एवरी सच application shall be accompanied by such fees has been prescribed. Every such application shall be accompanied by certification practice statement, or where there is no such statement containing such particular has been prescribed. On receipt of application, certifying authority may, after consideration of the certification practice statement or other statement, or after making such inquiry as may think fit, ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अगर एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है सर्टिफाइड अथॉरिटी के पास, ठीक है ना। उसके लिए आपको कुछ फीस देनी है और आप एप्लीकेशन के साथ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, और अगर कोई सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट नहीं है तो एक स्टेटमेंट दोगे कंटेनिंग सच पर्टिकुलर हैज बीन स्पेसिफाइड। ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन सर्टिफाइड अथॉरिटी को मिल जाएगी, may after consideration of the certificate practice statement or other statement, or after making such inquiry has a team fit, grant the electronic signature certificate, or for reason to be recorded in writing reject the application, उसको reject कर देगा। It may be noted that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposal। और सर्टिफाइड अथॉरिटी तब तक रिजेक्शन नहीं दे सकती जब तक कि एप्लीकेंट को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दिया जाए। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बात करते हैं। अब आता है पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन। सेक्शन 43 प्रोवाइड दैट इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी पर्सन बिना ओनर की परमिशन के या कंप्यूटर सिस्टम के इंचार्ज या कंप्यूटर के इंचार्ज या कंप्यूटर नेटवर्क के इंचार्ज की परमिशन के बिना अगर एक्सेस करता है, सिक्योर करता है, सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्सेज, या उसकी परमिशन के बिना कोई भी डाटा रिकॉर्ड डाउनलोड करता है या कुछ किसी तरह से वायरस क्या करता है, इंट्रोड्यूस और कोस्ट टू इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर वायरस, डैमेज करता है कंप्यूटर को, डिस्टर्ब करता है कंप्यूटर सिस्टम को, है ना। तो अगर ये जितने भी वे बता रखे हैं, ठीक है ना, अगर ये कुछ करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर ये करता है तो he shall be liable to pay damages for the company।